अपने हक के लिए खड़ा हो गया है। जब से पंजाब की हुकूमत एक वोट चोर के हाथ में दी गई है, क्या पंजाब लावारिस नहीं हो गया? यही लोग रोएंगे जब तहरीक इंसाफ की सीट से ज्यादा मिल गया हमें सेनेटर। वाह 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 वाह, इतना तुम्हें ऑपोजिशन का ख्याल कब से आना शुरू हो गया? वो चाहते हैं पुराना पाकिस्तान जिसमें लोगों को खरीदा जाए, लोगों के जमीन खरीदे जाए। खुफिया बैलेट जो पैसों से नहीं होता, ये जो फोन करवाए जाते हैं, जल्दी से वफादारी तब्दील करो, अपनी जमात को वोट ना डालना वरना तुम्हारी फलां फाइल खुल जाएगी, फलां वीडियो रिलीज हो जाएगी। ताल्लुकात की बुनियाद पर हम लड़ते हैं इलेक्शन, कभी भी उनको वोट नहीं देंगे, आप देख लेंगे। उनकी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एक इलेक्शन नहीं है, ये एक जंग है, जंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। कौमी असम्बली के अरकान ने फैसला करना है कि इस्लामाबाद से सेनेट में वो शख्स आए जिसने बतौर स्पीकर अपनी हुकूमत से टक्कर ली थी कि शेख रशीद के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए थे। वो शख्स जो नौकरियां देने के लिए जेल चला गया था, वो शख्स जिसने आइन के आर्टिकल 248 के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी वजारत उज़्मा से हाथ गंवाया और लेटर नहीं लिखा, वो शख्स पीडीएम के मुल्तान के जलसे को कामयाब करने के लिए कोरोना की पीक के दौरान अपने जवान बेटे को जेल जाते हुए देखता रहा, या इस्लामाबाद से वो शख्स सेनेट में आए जो माशाल्लाह ब्रीफ केस लेके बैठे होते हैं, जो सदर मुशर्रफ, सदर आसिफ अली जरदारी और इमरान खान की खिदमत के लिए तैयार हैं। ये मामला कौमी असम्बली के अरकान ने सोचना समझना और फिर वोट डालना है। ये महज पीडीआई और पीटीआई के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला नहीं होगा, बल्कि इस मुल्क में सियासी लोगों और गैर सियासी एक्टर्स के दरमियान जारी कशमकश के दरमियान भी मुकाबला होगा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा करता रहा। ईयू डिसइंफो लैब ने पूरी दुनिया को बताया, उसके बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने डोजियर रखा और अब यूएन की 27th मॉनिटरिंग एंड एनालिटिकल रिपोर्ट ने पाकिस्तान के वो खदशात सारे के सारे दुरुस्त साबित कर दिए। लेकिन आज भी भारत की लोकसभा ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया, यानी मजालम का सिलसिला जारी रहेगा और यूनिलैटरल इक़दामात भी जारी रहेंगे। कश्मीरियों की उमंगों की रिस्पेक्ट करने का जो भारत ने वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ और इन नए इक़दामात से वो मंजिल भी दूर होती जा रही है। लेकिन कश्मीरियों की अपनी कुर्बानियां, उनकी ख्वाहिशात अपनी जगह भरपूर तरीके से बरकरार हैं। इन तमाम अमूर पर हमारे साथ बात करेंगे नाजरीन 3 मुख्तलिफ मेहमान, हम अलग-अलग उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे एमकेएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर सैयद अमीन उल हक। उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, और प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब। प्रोग्राम का नाजरीन बाकायदा आगाज करते हैं। सैयद अमीन उल हक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, आपकी पार्टी के भी नॉमिनेशन आ गई, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं एमकेएम पाकिस्तान को? कि देखिए, सेनेट में एमकेएम के माशाल्लाह 21 सीट सूबाई असेंबली के अरकान मौजूद हैं और एमकेएम पाकिस्तान ने क्या किया है कि जो सिंध में जो अपोजिशन पार्टियां हैं, एमकेएम पाकिस्तान, पीटीआई और जेडीए, हम सब आपस में मुश्तरका तौर पे बैठ रहे हैं और कोशिश और ख्वाहिश है कि मुश्तरका उम्मीदवार होना चाहिए। देखिए, सिंध असेंबली में एक सेनेटर के लिए तकरीबन जनरल नशिस्त पर 24 एमपीएस चाहिए, आपके 21 एमपीएस हैं। आप कितनी सेनेट की सीटें तवक्को कर रहे हैं आप? अब मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये आपका कैलकुलेशन है कि 24 चाहिए, जो एमकेएम पाकिस्तान, पीटीआई और हम सबों का कैलकुलेशन है कि 21 और 22 सीटों पर हम एक जनरल सीट निकालेंगे। तो बिल्कुल इट्स अ वेरी फेयर कैलकुलेशन है कि एमकेएम को एक जनरल की सीट मिल जाएगी और इंशाअल्लाह ताला जब उसके बदले मेरा ख्याल है कि एमकेएम अगर टेक्नोक्रेट्स में पीटीआई के साथ जाती है तो उसके बदले में खवातीन की सीट एमकेएम को पाकिस्तान को मिल जाएगी, या टेक्नोक्रेट्स एमकेएम को मिलेगी तो खवातीन पीटीआई को मिलेगी। इसी तरीके से एक जनरल सीट पीटीआई
पीटीआई निकालेगी और एक जनरल सीट जीडीए निकालेगी। तो इंशाअल्लाह ताला हमें ये बताइए क्या पीटीआई, जीडीए और एमकेएम पाकिस्तान मुत्तफिक हो गए कि मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ा जाए? जी, बादिउल नजर में बिल्कुल इस बात पे तमाम तीनों सियासी पार्टियां मुत्तफिक हैं कि बाहमी एतमाद और बाहमी एतबार, एक दूसरे पे एतमाद और एतबार करते हुए आगे बढ़ेंगे और मुत्तहिद होकर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो मैं समझता हूं कि यस, इस शहरी पूरे सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 13 साल से हुकूमत करते चली आ रही है, उसकी नहाली पूरे सिंध में नजर आ रही है। तो अब इंशाअल्लाह ताला तीनों सियासी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी और आप देखेंगे इस बात का मिलकर इलेक्शन लड़ने का, मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ने का बाकायदा ऐलान कब होगा? मेरा ख्याल है कि हम तीनों सियासी पार्टी आपस में एक दूसरे से राब्ते में हैं और आप देखेंगे कि जब ये नॉमिनेशन पेपर मुकम्मल हो चुका होगा गालिबन मंडे तक, उसके बाद आपस में बैठ करके एक मुश्तरका ऐलान कर दिया जाएगा। ताहम आपको ये गुड न्यूज है कि यस, वी आर यूनाइटेड एंड करप्ट हुकूमत के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह ताला मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। ये फरमाइए, फैसल वाडा इधर वफाकी वजीर हैं, अब उनको सेनेट की टिकट दी गई है पीटीआई की तरफ से। कुछ पार्टीज को, पीपल्स पार्टी को खास तौर पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एमकेएम क्या सोचती है? 2018 के इलेक्शन में जिस सीट से वो जीते वो तो ट्रेडिशनली एमकेएम की सीट हुआ करती थी, अब उनको सेनेट का टिकट भी मिल रहा है। देखिए, ये तो मेरा ख्याल है हर सियासी पार्टी का बुनियादी जमहूरी और अखलाकी हक है कि वो किस उम्मीदवार को नामजद करती है, किस उम्मीदवार को नामजद नहीं करती है। अगर हम इसी जाविये से जो वाडा के एतबार से लिया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उंगली तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उठती है ना। आप ये देखें कि 2018 मार्च जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे, तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में सिर्फ 90 सीट थी और अदवी एतबार से उन्हें फिर दोबारा 700 जिसे कहते हैं कि 7 सेनेटर मिलने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने जोर जबरदस्ती, दबाव और पैसे के लालच पे कुछ अराकीन सभा असेंबली को खरीदा गया और उसके बाद उनके 7 के बजाय आप सबने देखा कि 9 सेनेटर मुंतखब हो गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि 9 सेनेटर कैसे मुंतखब हो गए? इसका मतलब कि सिंध की असेंबली में भी पैसे चले, लोगों को खरीदा गया, खरीदो फरोख्त किया गया। तो उन लोगों पे भी नजर रखनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है। फैसल वाडा पे डिपेंड करता है कि अगर वो सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि एमकेएम उसे वेलकम करती है। जो वजह बताई जा रही है, जो वजह बताई जा रही है कि 2018 के इलेक्शन में उनकी दोहरी शहरियत थी, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की, तो डर है वो कौमी असेंबली की सीट से डिस्क्वालीफाई ना हो जाएं। लेकिन उन्हें चूंकि हर सूरत में रखना है इधर मरकज में, तो इसलिए अब उन्हें सेनेट की टिकट दी जा रही है। ये तो मैं एक प्रिंसिपल आपसे पूछना चाह रहा हूं, असूल पूछना चाह रहा हूं। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनकी पिटीशन मौजूद है और लेट्स डिसाइड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्या होता है। उसके बाद पाकिस्तान की अदालत मौजूद है, अगर किसी को कोई एतराज है और कुछ शिकायत है तो मेरा ख्याल है कि अदालत में जाकर रजू कर सकता और उसका जो भी फैसला आएगा मेरा ख्याल है एमकेएम समेत पूरे पाकिस्तान। फेयर पॉइंट। आज भारत ने एक ऐसा कदम उठाया, एक और कदम उठाया जो न सिर्फ कश्मीरियों की अपनी ख्वाहिशात के मुनाफी है, मकबूजा कश्मीर के शहरी उसकी मजम्मत कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में जो कश्मीरियों को एक वादा दिया गया था कि आपको प्लेबिसिट का हक मिलेगा, वो उससे दूर करता है। आप वफाकी वजीर हैं, क्या कहेंगे आज जो लोकसभा में एक एक्ट पास हुआ? देखिए, एमकेएम पाकिस्तान शुरू दिन से अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी और एमकेएम क्या समझती है कि कश्मीरी अवाम का मुत्तफिका फैसला है कि जब भी फेयर फ्री रेफरेंडम या प्लेबिसाइड होगा तो उनका क्या फैसला होगा? उनका फैसला होगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो यकीनन मैं समझता हूं कि भारतीय जिसे मोदी सरकार के जुल्म से हो चुके हैं, आर्टिकल 370 है, 35 है, इन तमाम चीजों में तब्दीली लाकर उनकी जिसे कहते हैं कि आबादी का तनासुब कम किया जा रहा है। पूरे कश्मीर को बिरूनी दुनिया से काट के रख दिया गया, इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन का निजाम धर्म भरम करके रख दिया गया है, खवातीन के साथ ज्यादती हो रही है, नौजवानों को कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया गया है। अब क्या होना चाहिए? हम तो मुतालबा करते हैं कि यूरोपियन यूनियन से, एमनेस्टी इंटरनेशनल से, ह्यूमन राइट वॉच से और बिलखसूस ओआईसी से कि यस, आपको भारत के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा
ताहम पाकिस्तान के अवाम और MKM के तमाम कारकुनान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और हर सूरत में हमारा, जिसे कहते हैं कि मैं हुकूमत को खराज तहसीन पेश करता हूं कि हर डिप्लोमेटिक फील्ड पर तमाम फोरम पे कश्मीर की आवाज बड़े खूबसूरती तरीके से उठा रही है और हाँ, हमारी ख्वाहिश होगी कि कश्मीर के अवाम के साथ जो ज्यादती हो रही है उसे खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया। सैयद अमीनुल हक साहब वफाकी वजीर बराए IT हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नादरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। PTI के मरकजी रहनुमा हैं, वफाकी वजीर है और खास तौर पर नून लीग की लीडर मरियम नवाज साहिबा ने आज डस्का जाने से पहले जो बातें की, डस्का में जलसे आम से खिताब किया और खास तौर पर ये ओपन और सीक्रेट बैलेट के हवाले से जो उन्होंने बात की कि पैसे लेना देना ही करप्शन नहीं होती, बल्कि जो टेलीफोन कॉल्स आ जाया करती हैं कि फलां को वोट दें, फलां को वोट ना दें, ये भी उसी जुमरे में आता है। इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। जरूर ये बात करूंगा। ब्रेक लेते हैं यहां पर। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुल्क में सेनेट इलेक्शन के हवाले से। इस वक्त हुकूमत का मौक़िफ़ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो इस बात का भी शुक्रिया कि आपने कल भी एक ट्वीट किया, आज भी आपने बाकायदा एक चार्ट ट्वीट किया। कम से कम ऑथेंटिक जो एक लिस्ट है वो हम लोगों को मिलती रही। मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूं, बड़ा टफ कंपटीशन आज PDM आपके सामने ले आई। सैयद यूसुफ रजा गिलानी को उन्होंने मुतफिका उम्मीदवार नामजद नहीं किया, बल्कि 2 साबिक वज़ीर आज़म उनके तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा भी आए। बड़ा सियासी वजन डाल दिया आपके ऊपर उन्होंने। देखिए जी, बिल्कुल मेरा यूसुफ रजा गिलानी साहब का तो बड़ा एहतराम है और मुझे बड़ा जाहिर ज़ाती एहतराम भी है, लेकिन इस वक्त पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं उनको फिर सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहिए था। ये तो ऐसे ही है जैसे जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप आज मैंने कांग्रेस का इलेक्शन लड़ना है, तो उन्होंने बड़ा अपना फारूक लगारी साहब भी MNA बन के आ गए थे 2002 में। फिर मेरा नहीं ख्याल के कोई भी जो यूसुफ रजा गिलानी साहब जैसा अक्लमंद आदमी है वो फारूक लगारी साहब की मिसाल जो है वो कोई फॉलो करना चाहेगा और फिर उनका जो बाद में रहा भारत, वो तो उनका अपना डिसीजन है। लेकिन इस वक्त देखिए तकरीबन मेरा ख्याल है कि 31 वोटों का फर्क है सेंटर में, 30 से 35 वोटों का। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुकाबला भी कोई इतना ज्यादा टफ है। अब्दुल हफीज फिजा जो शफीक शेख साहब है ये आराम से जो है वो सेनेट में इलेक्ट भी हो जाएंगे और जाहिर है कि गिलानी साहब के लिए इस वक्त फिर एक एम्बैरेसमेंट भी होगी जो मुझे जाती तौर पे भी दुख होगा इस बात का, लेकिन बहरहाल इस वक्त कोई मुकाबला नहीं है। अपनी अपनी असेसमेंट होती है। लोग ये भी कहते हैं कि हफीज शेख साहब चूंकि टेक्नोक्रेट हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है, सरकारी मसरूफियात की वजह से उनके पास वक्त नहीं होता, MNAs उनके साथ नाराज हैं। फिर जैसे पंजाब में कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ MPAs रिजाइन भी कर रहे हैं। फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ MKM ने भी काम किया है, काफ लीग ने भी काम किया है, GDA के साथ उनकी रिश्तेदारी है। बहुत सारे फैक्टर्स का हवाला दिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं? देखिए जी, PTI और इत्तेहादियों ने वोट जो है वो इमरान खान को देने हैं, वो हफीज शेख साहब को तो नहीं देने। और हफीज शेख साहब इस क्लेम में भी नहीं है कि कोई उनका कोई जो है वो जाती वोट है। असल वोट जो है वो इमरान खान का है और PTI का है, लिहाजा वही वोट जो है वो हफीज शेख साहब को मिलेगा। और इस वक्त जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि मुकाबला हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन में होगा और अपोजिशन इस खेल में बहुत पीछे है हुकूमती इत्तेहाद से। आप माशाल्लाह एक इंतहाई सीरियस संजीदा पॉलिटिशियन है और मुतहर्रिकुल ख्याल शख्स भी हैं। अभी यह भी फैसला नहीं है कि ओपन बैलेट होनी है, सीक्रेट बैलेट होनी है। फिर पार्टियों के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं। मसलन बलूचिस्तान में PTI ने खुद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कुछ पंजाब में ऐसे नाम आए जिनके बारे में कहा गया कि जी ये इनको ज़बरदस्ती अकामोडेट किया जा रहा है। अभी एक फैसला ही नहीं हुआ, अदालत करे फैसला या आप लोग खुद फैसला करें। मसाइल हमारे लिए पहले ही पैदा हो गए। नहीं देखिए, ये तो खैर एक जाहिर है कि एक दौड़ है और इस दौड़ में कोई लोग जो है पीछे रह जाते हैं, फिर जाहिर तलखियां भी बन जाती हैं, वो तो खैर चलता रहता है।
लेकिन जहां तक इस वक्त अगर आप करें तो आज की सूरत हाल तो यही है कि ओपन बैलेट होगा, अनलेस सुप्रीम कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन कि नहीं ये आर्टिकल 226 में अमेंडमेंट चाहिए और ऑर्डिनेंस से ये नहीं किया जा सकता, तो वो फिर बात की बात है। लेकिन आज तक की सूरत हाल यही है कि इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट से होगा। यानी आप ये फरमा रहे हैं कि अगर 3 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तो फिर जो कानून है वो यही ऑर्डिनेंस है और इसी ऑर्डिनेंस के तहत ओपन बैलेट होगी। जी बिल्कुल, आज यही सूरत हाल होगी जो आपने बयान किए। या तो सुप्रीम कोर्ट 3 से पहले फैसला है उसमें ये ऑर्डिनेंस कालेदम हो जाए तो फिर तो एक अलग सूरत हाल है। लेकिन अगर ये इस वक्त 3 तक फैसला नहीं आता तो फिर सेनेट के इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के जरिए होंगे। अच्छा, ये कानूनी बात है, आईनी बात है, आप तो माहिर कानून हैं। अगर 3 मार्च के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डिनेंस को नल एंड वॉइड करार देती है तो फिर 3 मार्च का जो इलेक्शन होगा वो रहेगा बरकरार या वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले वो रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं होते, यानी अपने वक्त के पीछे से अप्लाई नहीं होते, वो हमेशा पर्सपेक्टिव होते। तो जो अगले आने वाले इलेक्शन हैं उन पे फिर वो अप्लाई हो जाएगा, पीछे वाले इलेक्शनों में अप्लाई नहीं होगा। वैसे सूदी तौर के ऊपर तो मुझे अफसोस इस बात का है कि ये फैसला सियासतदानों को खुद ही करना चाहिए था और एक ऐसी इस्लाहात जिसके ऊपर पब्लिकली तमाम सियासी जमातें और तमाम सियासी लीडर मुत्तफिक थे कि ये जरूरी इस्लाहात हैं और ये होनी चाहिए, उसके ऊपर बाद में मुझे नहीं मालूम कि किसने ये मशवरा दिया अपोजिशन को कि वो इससे मुकर जाए। और बिलावल साहब को ये मशवरा दिया गया कि बेनजीर भुट्टो शहीद की लिखी हुई दस्तखत करदा दस्तावेज जो है आप उसको मानने से इनकार कर दें। सो जिन्होंने भी ये मशवरा दिया मरियम नवाज को, बिलावल को, उन्होंने मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की वो खिदमत नहीं की, जमातों की कोई खिदमत नहीं की। नहीं, हुकूमत ने भी तो कोई ऐसा इनिशिएटिव, कोई एतमाद साजी का नहीं लिया। मसलन जिस दिन ये झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वो जो अपोजिशन वाले बयान कर रहे थे कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब से फवाद चौधरी साहब से जनाब असद उमर साहब, बाकायदा एक लड़ाई का मूड था जब आईनी तरमीम आई, ये स्ट्रक्चर्ड बात की जाती, बैठा जाता, आप कहते रहे कि हुकूमत एक स्टेप पीछे हो जाए, अपोजिशन एक स्टेप पीछे हो जाए, लेकिन आपकी बात भी तो किसी ने नहीं सुनी ना आपकी पार्टी के अंदर। नहीं, लेकिन बात यह है कि 29 अक्टूबर से ये बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है नेशनल असेंबली में और उसके बाद ये जो जस्टिस कमेटी है उसमें पड़ा हुआ है। उस दिन भी जो जिस दिन की आप बात कर रहे हैं पूरी बात तय हो गई थी अपोजिशन से, 2 कहा गया कि चले जी तकरीरें अपोजिशन कर ले, उसके बाद एक तकरीर हुकूमत को करने दें। वो जब वापस आए तो फिर एक फोन उस कैलिबर के ना हो कि वो एक फोन के ऊपर ढेर होते हो और अपना कोई असूल ही ना हो, वहां पे क्या बातचीत? चले सारी जिंदगी सियासत में गुजरी हो। ये फरमाइए, इसी ओपन या सीक्रेट बैलेट के हवाले से आज मरियम नवाज साहिबा डस्का गई हैं, बड़ी रैली उन्होंने लीड की, वहां पर अब वो उन्होंने खिताब भी किया। वो कह रही थी कि सिर्फ पैसे देकर ही वोट नहीं खरीदा जाता, बल्कि जब कॉलें आती हैं मेंबर्स को, उनको कहा जाता है कि आपने वोट नहीं देना या वोट से रेफरेन करना है या आपने वोट डालना है और फलां बंदे के खिलाफ वोट नहीं देना, तो वो भी खरीदो फरोख्त के जुमरे में आता है। प्रोबेबली इशारा उनका चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से था। तो ये मामला भी तो रुकना चाहिए जैसे वो डिमांड कर रही हैं। देखिए, ये 100% रुकना चाहिए और इसीलिए इमरान खान ने कहा है आप अपना बैलेट जो है उसको ओपन कर लेते हैं, जिस तरह हिंदुस्तान में हुआ है, जिस तरह से अमेरिका में डायरेक्ट इलेक्शन हो गए हैं, जिस तरह बाकी मुल्कों में हुआ है। ट्रेसेबल बैलेट आप क्रिएट कर लें ताकि ये झगड़ा खत्म हो। वो भी करने को तैयार नहीं है। उनको अपनी जो है वो इस तरह इलेक्शन रिफॉर्म्स में भी कोई नहीं है और वो सिर्फ उनको एक ही इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से मेरे अब्बू के जो पैसे हैं बाहर पड़े हुए वो भी आप नहीं लें, जेल भी नहीं काटें, और बस यही उनका है। इसके आगे वो सोचते ही नहीं। ये जो फोन कॉल वाली वो बात कर रही है कि फोन आ जाता है जैसे सेनेटर्स को आया, क्या वजीर आज़म इमरान खान इस प्रैक्टिस को भी खत्म कर सकते हैं? देखिए ना, खुद ही खत्म हो जाएगी जब एक दफा बैलेट पेपर आपके ओपन होंगे और आपने जो, मैं तो कहता हूँ अपोजिशन अमेंडमेंट लेके आए कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर से इलेक्शन भी ओपन कर दें। तो जब आपके इलेक्शन ओपन हो जाएंगे और हर एक को पता होगा कौन
खड़ा है, फिर ये बात मुश्किल हो जाएगी। सादिक संजरानी साहब ने बड़ा अच्छा हाउस चलाया है, इवन इम्पार्शल रहने के लिए। जब आप और मुशाहिदुल्लाह खान की लड़ाई हुआ करती थी, कुछ उन्होंने आपके खिलाफ भी बातें की, उन्होंने शो किया कि सबके चेयरमैन हैं। क्या अब वही रिटेन किए जाएंगे या चेयरमैन के लिए कोई नया उम्मीदवार आएगा? ये तो पहले इलेक्शन होगा और उसके बाद देखेंगे। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला करना है, देखते हैं कि किस तरह से ये फैसला नहीं, फैसला अभी क्या हुआ है? इत्तेहादियों का चेयरमैन बनेगा या पीटीआई अपना चेयरमैन लाएगी? ये उस पर अभी कोई मीटिंग नहीं हुई, ये मीटिंग होगी इसके बाद होगी, जब इंतखाबात हो जाएंगे तो उसके बाद मीटिंग होगी। बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं यकीनन उनके सामने ये बात रखूंगा कि हुकूमत की कौमी असेंबली में अक्सरियत है और इसी वजह से हुकूमत में पीटीआई है, उनके इत्तेहादी हैं। जब यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर वो अक्सरियत कहां से आएगी उनके पास जो उन्हें अब्दुल हफीज शेख के मुकाबले में इलेक्शन जितवाएगी? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। सियासी जमातों ने, बड़ी सियासी जमातों ने, छोटी सियासी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्तों को हतमी शक्ल दे दी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब ने, साबिक चेयरमैन सेनेट, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने वक्त दिया। क्या वाकई सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेट की सीट जीत जाएंगे? शुक्रिया राजा साहब। इंतखाबात में जब भी ये इंतखाबी अमल शुरू होता है तो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स फील्ड होते हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस हो, और हर कंटेस्ट करने वाला इसी उम्मीद से नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामयाबी से हमकिनार करेगा। तो हम भी इसी उम्मीद से कि रब्बे कायनात हमारे उम्मीदवार को कामयाब करेगा और हमने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं। उम्मीद की कोई ग्राउंड तो होनी चाहिए। मसलन हुकूमत इसलिए इक़्तिदार में है और इस वक्त पीटीआई है कि उनके पास कौमी असेंबली में अक्सरियत है। कौमी असेंबली ने ही इस नशिस्त का फैसला करना है। जब हुकूमत अक्सरियत रखती है तो फिर उम्मीद किस बुनियाद पर? बुखारी साहब देखिए प्राचा साहब, आप जरा गौर करें, हुकूमत के जो नंबर ऑफ वोट्स हैं वो और जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हैं कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इज हार्डली ऑफ 12 वोट्स का। ठीक है। और ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि इस्लामाबाद का जो नेशनल असेंबली है वो इलेक्टोरल कॉलेज है इस्लामाबाद के सेनेट के लिए। जी जी। यहाँ पे ये जो डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होती सेनेट के इलेक्शनों पे, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबरान पे। डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होती आम लेजिस्लेशन पे। डिफेक्शन क्लॉज जो लागू होती है वो सिर्फ 3 कंडीशंस हैं कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो और मनी बिल हो। इसके अलावा जो मेंबरान कौमी असेंबली हैं वो आज़ाद हैं, अपनी आज़ाद मंशा से अपना राइट ऑफ वोट वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए इस उम्मीद पे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो एक पार डील करते रहे, वो अपोजिशन के मेंबर्स को भी अहमियत देते रहे और उनको भी अकोमोडेट करते रहे, जहाँ ट्रेजरी बेंचेस को अकोमोडेट करते रहे। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के एक स्टॉलवर्ट हैं। गिलानी साहब स्पीकर भी रहे नेशनल असेंबली के, गिलानी साहब वज़ीर आज़म भी रहे और फिर इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। तो इसलिए अगर बंदे को उम्मीद ना हो तो फिर वो हर चीज वन साइडेड चलती रहेगी। बुखारी साहब, अक्सरियत के लिए तो 1 वोट भी काफी होता है, यहाँ तो 12 वोटों का फर्क है। तो कहां से ये इजाफी वोट मिलने की तवक्को है? कोई होमवर्क तो किया होगा ना पीपल्स पार्टी ने?
बिल्कुल हमने होमवर्क किया, लेकिन हम होमवर्क आपको क्यों डिस्क्लोज करें इलेक्शन डे से पहले? इलेक्शन डे पे ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। हमारी अपनी स्ट्रेटजी है और स्ट्रेटजी को हम डिस्क्लोज करके हम अपने ओपोनेंट्स को अलर्ट करें। बड़े बादशाह हैं आप प्राचा साहब। आप ये देखें कि पीटीआई के जो मेंबर हैं वो 150 के अराउंड हैं, बाकी उनके पास अलाइज हैं और अलाइज की बुनियाद पे वो गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी। और फिर आप ये देख रहे हैं कि रिक्वायर्ड नंबर 172 था और इमरान खान को सिर्फ 176 वोट मिले थे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे। तो अब ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि यूसुफ गिलानी साहब जब इलेक्शन किया था तो उनके ओपोनेंट को बड़े नॉमिनल से वोट मिले थे। इसलिए हम समझते हैं कि जो स्ट्रेटजी जॉइंट स्ट्रेटजी पीडीएम की है उसमें हम समझते हैं कि गिलानी साहब के कामयाबी के इम्कानात हैं और काफी ज्यादा नजर आप लोगों की इतनी पुरुमीद गुफ्तगू से तो मुझे कोई और भी शक पड़ रहा है। हफीज शेख साहब आइन के आर्टिकल 91 क्लॉज 9 के तहत पहले ही वजीर का हल्फ उठा चुके हैं। विद इन 6 मंथ उनको सेनेट या कौमी असेंबली का मेंबर बनना जरूरी है। अगर ये सूरत हाल है जिस तरह आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई लिंकेजेस हैं, कोई राब्ते हैं, तो हफीज शेख के साथ खुद ही तो नहीं हाथ कर रही हुकूमत, क्योंकि पख्तूनख्वा से बहुत इजी था उनको इलेक्ट करवाना सेनेट का मेंबर, या फिर पंजाब में भी निस्बत आसान था, उनको इस्लामाबाद में पिच करवाया जा रहा है। देखिए जी प्राचा साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इस सारी सिचुएशन का एनालिसिस खुद कर सकते हैं। हम तो अपने कैंडिडेट के बारे में कॉन्फिडेंट हैं कि रब्बे कायनात हमको कामयाबी से हमकिनार करेगा। बाकी जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है या वो क्या रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं या उनका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका एनालिसिस तो आप जैसे लोग कर सकते हैं और आपने एनालिसिस किया हुआ है, इसलिए मैं इस पे कमेंट करना मुनासिब नहीं। लेकिन बुखारी साहब, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर सियासतदान हैं। एमकेएम अब इनकी इत्तेहादी है तो वो आपकी इत्तेहादी रह चुकी है। खुद यूसुफ गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे इनकी काबीना में वो लोग मौजूद थे। काफ लीग हुकूमत की अब इत्तेहादी है। खुद परवेज इलाही साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। बाकी जो जीडीए की फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो गिलानी साहब की तो बाकायदा पीर साहिब ऑफ पगाड़ा के साथ रिश्तेदारी है। यानी ये कैलकुलेशंस आपके माइंड में हैं, आप लोगों के माइंड में हैं, या जस्ट एक मुकाबले के लिए आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब को पिच कर दिया है? जी, हमने मुकाबले के लिए किया और मुकाबला हमने जीतने के लिए किया है। बाकी आप जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो तज्जिया कर रहे हैं, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह गिलानी साहब कामयाब होंगे। जब दूसरी पार्टियों के लोग अगर दूसरी पार्टियों के लोग अगर पीटीआई के, जीडीए के, काफ लीग के, एमकेएम के लोग अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट देते हैं तो फिर तो पीटीआई का मौकफ, खुद वजीर आजम इमरान खान का वो मौकफ कामयाब नहीं होगा कि ओपन वोटिंग कराई जाए ताकि लोग अपनी पार्टी से धोखा ना करें, दगा ना करें। मैंने अर्ज किया प्राचा साहब के सिर्फ डिफेक्शन क्लॉज 3 कंडीशंस पे लागू होती है। बाकी जो फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने बिल्कुल ये आज़ादी दी है, इंडिपेंडेंस दी है मेंबर्स को। इवन बाकी बाहर की दुनिया में भी आप देख लें, अभी आप रिसेंटली देख लें अमेरिका में जो इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स हुई तो रिपब्लिकन्स ने मेंबर्स ने भी अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिया। तो हम समझते हैं कि डिफेक्शन क्लॉज यहाँ पे इन्वोक भी नहीं होती, ऑपरेटिव भी नहीं होती वोट देने के सिलसिले में। तो अगर आप ये देखें कि कोई मेंबर लेजिस्लेशन कोई पार्टी लेके आती है, गवर्नमेंट ही लेके आती है, और कोई मेंबर डिसएग्री करता है उस प्रपोजल से, उस लेजिस्लेशन से, तो वो उसके खिलाफ वोट दे सकता है। और वोट देने के सूरत में उसकी डिफेक्शन क्लॉज तो उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। बुखारी साहब, एक ऐसे इन्वायरमेंट में हम बात कर रहे हैं जब हुकूमत ने कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पास करवाने की कोशिश की, फिर उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर किया जो कि अभी ज़ेरे समात है, फिर उन्होंने बाकायदा एक ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया जो मशरूत है इसी रेफरेंस के साथ। हुकूमत जब इतनी कोशिशें कर रही है और ऊपर से इमरान खान ये भी धमकी दे गए हैं कि अगर ओपन बैलेट हुआ तो अपोजिशन रोएगी। आज भी फवाद चौधरी साहब यही कह गए कि खुफिया बैलेट से सिर्फ हुकूमत को ही नुकसान नहीं होता, अगर आपके लोग उधर चलेगा तो फिर क्या होगा? देखिए जी, ये तो सूरत हाल हर पॉलिटिकल पार्टी को फेस करनी पड़ती है, लेकिन आपने जिन इक़दामात का जिक्र किया गवर्नमेंट ने लिए, गवर्नमेंट बुखलाहट का शिकार है। गवर्नमेंट घबराई हुई है कि वे कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करें। कभी वो सुप्रीम कोर्ट पर रेफरेंस में गए, फिर रेफरेंस में की मौजूदगी में फिर वो लेजिस्लेशन की तरफ आ गए, अमेंडमेंट की तरफ आ गए। अगर वो रेफरेंस में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे होगा सेनेट का या इलेक्शन एक्ट के नीचे होगा, अभी उसका डिटर्मिन नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने खुद महसूस किया कि 226 को अमेंड कर लिया जाए। और फिर उन्होंने पर्टिकुलरली पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन भी की कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि उनको इजाज़त दी जाए इलेक्शन लड़ने के लिए। वो चंद ऐसे लोगों को अकोमोडेट करना चाहते हैं जो इनके फाइनेंशियर्स थे या इनके प्रोमोटर्स थे, उनको अकोमोडेट करना चाहते हैं। तो हम ये समझते हैं कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार, और फिर जिस अंदाज से थ्रेट दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो थ्रेट तो वही देता होता है जब जिसको अपने आप पे कोई एतमाद ना हो तो वो इस किस्म का थ्रेट देता है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने वक्त निकाला और आपने एक बात तो बिल्कुल क्लियर कर दी, वो कंडीशंस बता दी जिन कंडीशंस में एक रुकने असेंबली को जरूरी वोट देना होता है अपनी पार्टी को। 3 कंडीशन आपने बताई और बाकी तमाम सूरत हाल में रुकने असेंबली किसी को भी अपना वोट दे सकता है। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत प्राचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।